नमस्कार दोस्तों। आज हम जो हमारे अनुसंधान के जो चरण हैं, चरणों में हमारे जो चौथे नंबर पे प्रतिदर्श चयन और हमारा अनुसंधान प्रस्ताव लेखन और प्रदत्त एकीकरण, इन तीनों पर डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रदत्त संग्रह के जो हमारे उपकरण हैं, अनुसंधान का विकल्प तैयार करने की जो विधियाँ हैं और समस्या सूत्रीकरण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रतिदर्श चयन। प्रतिदर्श चयन, सबसे पहली बात है प्रतिदर्श होता क्या है। प्रतिदर्श से मतलब है जो हमारे सैंपल होते हैं, जो हमारे रिसर्च करने के लिए जिन डेटा के, जिन मेन फैक्ट्स की, जिन तथ्यों की आवश्यकता हमें होती है, वो उन तथ्यों को कैसे चुनाव करते हैं और किस तरह से उनका संग्रह किया जाता है, वो क्या है, हमारे प्रदत्त कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, ये होता है हमारा सैंपल। क्या होता है हमारा सैंपल। इसको प्रतिदर्श भी कह सकते हैं और इसको न्यादर्श भी कह सकते हैं, न्यादर्श। अब जो हमारा सैंपल होता है, सैंपल जैसे दूध का सैंपल मान लीजिए लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि हम पूरे दूध को टेस्ट करते हैं। दूध में से क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक क्वांटिटी निकालते हैं। क्वांटिटी की जो एक मान लीजिए 1 किलो दूध है, 1 किलो दूध में से 100 ml एक क्वांटिटी अलग से निकाल लेंगे और उस पर हम टेस्ट करते हैं। दूसरी एग्जांपल अगर हम बात करें, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट क्या है, ब्लड टेस्ट जो हम लेते हैं एक नीडल से जो भी हम निकालते हैं, तो वो एक क्या है, एक है सैंपल है हमारा। ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए जिसमें हमारे कई तरह के टेस्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह से जब हमारे रिसर्च है, रिसर्च करने के लिए जब हम बहुत सारे हमारे पास डेटा होता है, उस डेटा में से कुछ अपने रिलेवेंट चीज़ को कलेक्ट करना, सिलेक्ट करके कलेक्ट करना, वो क्या है, हमारा न्यादर्श चयन है। तो ये क्या है, हमारा न्यादर्श या हमारा प्रतिदर्श कहलाता है। प्रतिदर्श की अगर हम बात करें तो ये समष्टि क्या होती है, इसमें हमारी समष्टि होती है हमारी भीड़ या पॉपुलेशन, जनसंख्या। समष्टि का ही जैसे हम फैमिलियर, बहुत फैमिलियर वर्ड है, सामान्य शब्द है, लेकिन एक परिभाषिक शब्द है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम पीछे बात करते हैं वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, ऐसे ही आत्मनिष्ठ, ऐसे ही ये क्या है, समष्टि। समष्टि होता है एक तरह से समाज, और व्यष्टि होता है, इसका जो विपरीत होता है व्यष्टि होता है व्यक्तिवाद। मीन्स समाज से व्यक्ति, ये क्या है, एक तरह से हमारा सैंपल है। सैंपल, अगर हमें समाज के कुछ उसके गुणों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, तो एक सैंपल के लिए हम किसी 1-2 व्यक्ति को रख सकते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा सैंपल होगा। इसी तरह से जो हमारा समष्टि होता है, वो क्या होती है, हमारी जनसंख्या होती है। जनसंख्या होती है, इसमें जो हमारी 2 तरीके से हम सैंपल चयन करते हैं, प्रतिदर्श चयन करते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा जनगणना के आधार पर, दूसरा होता है प्रतिनिधि आधार पर। अब इसको समझते हैं, जनगणना क्या होती है, ये होता है हमारा सेंसस मेथड। सेंसस मेथड, सेंसस मेथड से मतलब है जब हम, जैसे हमारी जनसंख्या के डेटा जो कलेक्ट करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हर घर में या एक पहले क्या करते हैं, कंट्री होता है, कंट्री को क्या करते हैं स्टेट्स में, स्टेट्स को क्या करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स को ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स को रूरल और अर्बन में, रूरल और अर्बन के बाद भी क्या करते हैं, उसमें स्ट्रीट, और उसमें भी हाउस, और उसमें भी क्या, पर्सन। मीन्स पर्सन टू पर्सन या हाउस टू हाउस। इस तरह से जो सेंसस डेटा होता है वो इस तरह से कलेक्ट किया जाता है। पहले मेन चीज़ को सब पार्ट्स में, फिर अब सब पार्ट्स को और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जो हमारा मिनिमम जो होता है उससे हम कलेक्शन करनी स्टार्ट करते हैं। हर एक घर में जा जाके उसमें एक डेटा रजिस्टर होता है। डेटा रजिस्टर में हम डेटा फीड करते हैं कि उसमें कितने व्यक्ति हैं, कितने टोटल कितने मेंबर्स हैं, उसमें से 18 से प्लस एज के कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, महिला कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, इस तरह से क्या काम करते हैं, इस तरह का जो डेटा होता है वो कलेक्ट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेंसस मेथड या फिर जनगणना विधि। दूसरा होता है प्रतिदर्श, प्रतिनिधि या एक कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव मेथड, रिप्रेजेंटेटिव। दूसरे शब्द हम बात करें, मान लीजिए कोई मतदान है, मतदान चुनाव में क्या करता है, एक प्रतिनिधि होता है हमारे पास। प्रतिनिधि कैसे, किस तरह से होता है, मान लीजिए 1000 लोगों पे एक एमएलए बनता है। एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, एमएलए में क्या होता है, अब जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो अगर इसके जो विजेता बनने की क्या चांसेस होंगे, बहुमत होना। बहुमत में इतना भी हो सकता है कि ये 999 और 1 के अंतर से जीते, या हो सकता है ये 501 और 499।
मीन्स 2 मतों के अंतर से जीते। तो इस कंडीशन में क्या है, ये चाहे 1 या 2 वोटों के मत से जीते या फिर ये 998 वोटों, मीन्स पूरे डिफरेंस से जीत जाए, तो उसमें क्या होगा, जो ये फिर भी क्या कहलाएगा, हमारा प्रतिनिधि ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा प्रतिनिधि कहलाएगा, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। तो इसी तरह से जब एक बड़ी भीड़ को एक छोटे एक कुछ सैंपल के द्वारा, कुछ स्पेसिफाइड बंदे पर्सन के द्वारा, स्पेसिफाइड चीज़ के द्वारा, जरूरी नहीं है वो जनसंख्या पर आधारित हो सकता है हमारे रिसर्च में बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए एक साहित्य की बात करें या एक किसी भाषा की बात करें, तो किसी भी एक भाषा की उद्भव को जान लेना, ये बता देना कि भाषा का उद्भव किस तरह से होता है, चित्रात्मक या भावात्मक या चित्रलिपि से, लिपि से, लेखन, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको सेलेक्ट करना क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव मेथड है, एक क्या है हमारा प्रतिनिधि मेथड है, प्रतिनिधि का तरीका है। आगे हम बात करते हैं हमारी इसकी आवश्यकता पर। जो न्यायादर्श होता है, सैंपल होता है, प्रतिदर्श होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहली है हमारी व्यय की कमी। अगर इसमें हम जैसे समष्टि में फाइनाइट, इनफाइनाइट से मतलब था हमारा सीमित, और इनफाइनाइट से मतलब है हमारा असीमित। मीन्स जब किसी रिसर्च का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, कंट्रोल होता है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या होता है, हमारा सीमित क्षेत्र होता है। जबकि इनफाइनाइट से मतलब है असीमित क्षेत्र। असीमित क्षेत्र वो होता है, जैसे उदाहरण के लिए बात करें, किसी भाषा की बात करें या किसी मान लीजिए साक्षरता दर की बात करें, तो साक्षरता दर में अगर हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व में कुछ कितना ही हम कलेक्शन कर लेते हैं, फिर भी कुछ जो लोग होंगे, कुछ लोगों का भी डेटा ऐसा होगा कि जिनका डेटा हमारे पास नहीं होगा, जिनका हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं हमारे लिए असीमित हो जाएगा। उसकी रीच, उसके लिए रीच होना, उसकी पहुंच तक जाना, मतलब उसके एक पर्सन टू पर्सन उसको डेटा कलेक्ट करना हमारे लिए क्या होगा, असंभव हो जाएगा। तो वो क्या होते हैं, हमारे असीमित प्रतिदर्श होते हैं। सीमित प्रतिदर्श वो होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, जो सीमा के अंदर होते हैं। आगे हम बात करते हैं आवश्यकता क्यों होती है। आवश्यकता सबसे पहले है धन की कमी करना। मीन्स जो हमारे जो सैंपल कलेक्शन होता है, सैंपल कलेक्शन के लिए क्या होता है, जो हमारा व्यय होता है, जो हमारा आर्थिक धन खर्च होता है, धन खर्च को क्या करना, कम से कम करना। तो जो सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग की आवश्यकता इसीलिए होती है ताकि एक पूरी भीड़ को काउंट करने के बजाय हम कुछ सैंपल लें, और सैंपल से क्या होगा, जो हमारी सेंसस मेथड था, सेंसस विधि में जगह जगह जाके व्यक्ति के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास जाने से समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी ज़्यादा होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, व्यय की कमी करने के लिए न्यायादर्श सैंपल चयन करते हैं। एक जो हमारा सैंपल होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, और उसी आधार पर हम क्या करते हैं, क्या बेनिफिट होता है हमें, आर्थिकता में कमी, मीन्स व्यय की कमी करना। दूसरा है, जब व्यय की कमी होगी, व्यय की कमी किस तरह होगी, समय की बचत के साथ। तीसरी क्या चीज़ होगी इसमें, दक्षता लाना। मीन्स जब हमें पता है सैंपलिंग में चाहे एक मत से बहुमत प्राप्त करे या फिर 998 के अंतर से, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, फिर भी वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रतिनिधि कहलाएगा। तो कुछ इस तरह की जो प्रतिदर्श चयन जो होता है वो कहीं ना कहीं पक्षपाती होता है। तो पक्षपाती होने के साथ साथ इसमें क्या एक चीज़ का प्लस पॉइंट होता है, ये होती है हमारी दक्षता। उदाहरण के लिए दक्षता होती क्या है, दक्षता से मतलब है, एक तरह से विज्ञान में आपने पढ़ा होगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से मतलब है कम लागत, अधिक सटीक परिणाम। इसका मतलब है, मान लीजिए अगर हम बल की बात करें, हमने किसी 1 किलो क्या किया, हमने 1 किलो पेट्रोल जलाया, और 1 किलो पेट्रोल में कितना होता है हमारा, मान लीजिए 1000 जूल एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोडक्शन होना चाहिए, ये जो आइडियल रूप है। लेकिन 1 किलो पे हमारा कितना हो रहा है, हमारा 900 हो रहा है, मान लीजिए 900 जूल, या फिर 800 जूल हो रहा है। तो ये क्या हमारा आइडियल नहीं है,
लेकिन जब यहीं पे इसको 900 से बढ़ाकर 990 या मीन्स एफिशिएंसी जो इसका आउटकम है, जो इसका रिजल्ट है, रिजल्ट को मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ाना है। जितना हम उसमें इनपुट कर रहे हैं उतना ही आउटपुट प्राप्त करने के लिए मैक्सिमम जो हमारा रिजल्ट होते हैं उनको प्राप्त करना क्या है, हमारे एफिशिएंसी। मीन्स एक जो दक्षता लाना है उसमें जो एफिशिएंसी लाना है वो क्या है, सैंपल चयन का एक हमारा परिणाम है। दूसरी एक और चीज़ हमारे सामने निकल के आती है, हमारे पास व्यय की कमी प्राप्त करते हैं, समय की बचत करते हैं, एफिशिएंसी करते हैं। यहाँ पे चौथी एक चीज़ क्या होगी हमारी, ये जो होगा कह सकते हैं अनुसंधान में सहायक, अनुसंधान में सहायक होगा। पांचवा क्या होगा इसमें, जब जो हमारे प्रतिदर्श होंगे, जो हमारे प्रतिदर्श होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी उपकल्पना तैयार करने में, उपकल्पना बनाने में सहायक होते हैं। उपकल्पना में, उपकल्पना निर्धारण में सहायक। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जो हमारा रिसर्च होता है, जो हमारी रिसर्च के अंदर प्रतिदर्श चयन होता है, जो हमारा फोर्थ स्टेप है, उसमें आवश्यकता क्यों होती है हमें प्रतिदर्श की सैंपल चयन करने की। एक तो धन की खपत में कमी करने के लिए, समय की खपत में कमी करने के लिए, उसमें एफिशिएंसी दक्षता बढ़ाने के लिए, अनुसंधान में सहायता करने के लिए, और अगली लास्ट चीज़ क्या है हमारा, उपकल्पना निर्धारण में सहायता करने के लिए। ये जो मेन पॉइंट्स हैं, इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे हेल्पफुल पॉइंट हो सकते हैं जिनका हम कह सकते हैं कि रिसर्च में सहायक होते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी विधियों की। विधियों में बात करें, सबसे पहले हमारी विधि, पहली एक विधि हमारी संभाव्यता के आधार पर, दूसरा है असंभाव्यता के आधार पर। संभाव्यता होती क्या है, सबसे पहले बात करते हैं, जब हम कोई सैंपल लेते हैं, सैंपल कलेक्शन करते हैं, तो सैंपल कलेक्शन में जो संभव चीज़ें हैं, संभव चीज़ों मीन्स संभावना मीन्स इजीली अवेलेबिलिटी, इजीली अवेलेबल मीन्स आसानी से जो हमें उपलब्ध हो जाए, वो क्या होते हैं हमारे संभाव्य। और असंभाव्य में हमें अलग से कोई हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, उस पर जोर देना पड़ता है, तो क्या होते हैं हमारे थोड़े असंभाव्य प्रतिदर्श या न्यायादर्श होते हैं। संभाव्य में सबसे पहला है हमारा सरल, दूसरा है हमारा सरल स्तरीकृत, तीसरा है हमारा समूह में। सरल से मतलब है, मान लीजिए कोई रिसर्च करनी है, कोई रिसर्च करनी है चिल्ड्रन पे, मीन्स बच्चों पे हमें कोई रिसर्च करनी है, और उस रिसर्च के लिए, या मान लीजिए कोविड का एक वैक्सीन का कोई टेस्ट लेना है, और कोविड वैक्सीन टेस्टिंग के लिए 14 से 20 तक के 14 से 20 साल तक के युवकों की या वयस्कों की आवश्यकता है, जिसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो सकता है, एक गली गली में, एक घर घर ढूंढने की बजाय यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी स्कूल में हम कह सकते हैं 9th से और 12th तक के जो स्टूडेंट हैं, उनको सीधा जाकर क्या कर सकते हैं, एक हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, या उन पर टेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर वो क्या है हमारा एक रिसर्च का एक सीधा जरिया होगा, जिसमें हम क्या होंगे, डिफ़िकल्ट मेथड से हम क्या होंगे, सिंपल मेथड पे होंगे। सिंपल मेथड, डिफ़िकल्ट से मतलब है हम घर घर जाकर 14 से 20 वाले बच्चे ढूंढने के बजाय हम सीधा ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर वो चीज़ें आसानी से अवेलेबल होंगी। तो ये क्या हमारा सरल संभाव्य प्रतिदर्श चयन है। दूसरा हम बात करते हैं इसमें स्तरीकृत। स्तरीकृत से मतलब है स्टेप्ड या फिर स्ट्रेटिफाइड मीन्स जब कोई सैंपल होता है, सैंपल की चयन जो होता है वो हमारा अलग अलग स्तर पर होता है, स्तर पर जाकर होता है, तो वो क्या होता है हमारा स्तरीकृत चयन होता है। इसमें इस तरह से होता है, मान लीजिए महिलाओं के लिए आरक्षण क्या है 33% है, 33% आरक्षण के लिए इसमें जो पुरुष का अनुपात कितना होगा 67%। तो चाहे ये स्मॉल लेवल पे हो, चाहे ये परिणाम लेवल पे हो, मिस या फिर ब्रॉड लेवल पे हो,
कहने का मतलब है एक कक्षा में साक्षरता के लिए या एक बस में सिटिंग के लिए क्या है 33% महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें जो पुरुषों के लिए है वो 67% हैं। अगर इसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं तो मतदान या फिर मतदाता या जो हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधियों के लिए 33% महिलाओं के लिए हो और पुरुषों के लिए 67% हो। तो ये छोटे लेवल से लेके छोटे निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक हर स्तर पर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरा उदाहरण समझते हैं इसमें। जब हम कोई रिसर्च का कोई परिणाम पेश करते हैं तो परिणाम पेश करने के लिए मान लीजिए उदाहरण देते हैं क्लास का, एक कक्षा का। एक कक्षा में क्या है 60% तो अर्बन बच्चे हैं और 40% क्या हैं, रूरल बच्चे हैं। तो इन पर हमें क्या करना है, एक सर्वे करना है, एक इनकी जो आईक्यू है आईक्यू टेस्ट करना है। आईक्यू टेस्ट के जब हम परिणाम देते हैं, रिजल्ट देते हैं, तो इसमें भी जो ये अनुपात होगा ऐसा ना हो कि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से, मान लीजिए जो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दें तो उसमें ओवरऑल ना देने के बजाय यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड और यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से कैटेगरी वाइज करके इसी आरक्षण को रखते हुए, इसी सैम्पलिंग को रखते हुए दोनों को आधार पर क्या करना, परिणाम पेश करना क्या है हमारा स्तरीकृत संभाव्य विधि है न्यायाधीश की। तीसरी हम बात करते हैं समूह। समूह सरलीकृत संभाव्य विधि क्या है, समूह से मतलब है ग्रुप। ग्रुप से मतलब है जैसे हमने पीछे जो डिस्कस की थी, कंट्री से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक, ब्लॉक से रूरल या अर्बन से एक कह सकते हैं स्कूल में एक कह सकते हैं क्लास क्या होता है हमारा, एक ग्रुप होता है। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चे का कोई लैंग्वेज लेवल मीन्स कह सकते हैं किसी भाषा का स्तर जानना है, तो भाषा का स्तर जानने के लिए हमें कुछ सैंपल की ज़रूरत होती है। सैंपल की ज़रूरत जैसे हमारा सरलीकृत था, सरलीकृत का ही एक दूसरा रूप होता है। यहाँ पर तो हमारे पास सिंगल व्यक्ति होता है और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास एक समूह होता है। तो यहाँ पर एक ग्रुप क्लास में भी एक स्टूडेंट था पिछली कंडीशन में, स्टूडेंट्स इस कंडीशन में था और इस कंडीशन में क्या है हमारे पास एक ग्रुप होगा। ग्रुप पे ही क्या करना, रिसर्च करना, वो क्या है हमारा समूह आधारित संभाव्य प्रतिदर्श चयन है। आगे हम बात करते हैं असंभाव्य। असंभाव्य से मतलब है जिन चीज़ों के लिए जिन थोड़ा सा प्रयास अलग से करना पड़ता है उनमें क्या है वो क्या होते हैं हमारे असंभाव्य प्रतिदर्श चयन विधि होती है। इसमें सबसे पहला है सुविधा, दूसरा है सौद्देश्य, तीसरा है कोटा, चौथा है आकस्मिक, पांचवा है स्नोबॉल। सुविधा से मतलब है सुविधा देख मीन्स एक तरह से सरलीकृत करना, सरलीकृत। ये क्या एक कह सकते हैं पक्षपाती विधि है। सुविधा से मतलब है जो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है, कंफर्टेबल। दूसरे शब्द हम बात करें, कोई सैंपल हम कलेक्शन करना चाहते हैं। सैंपल कलेक्शन के लिए सैंपल को जो हमारे सैंपल है, जो न्यायाधीश हैं, जो प्रतिदर्श हैं, उनको चयन, उनको एक हमें एक कुछ प्रोवाइड करना है। मीन्स उसको एक रिवार्ड या प्राइज मनी उनको प्रोवाइड करनी है। तो प्राइज मनी के लिए लालच में क्या करता है जो शोधकर्ता होता है, जो जांचकर्ता होता है, वो क्या करता है अपने फैमिली से या अपने रिलेटिव से या अपने नॉन लोगों से, मीन्स जानकार लोगों से क्या करता है डेटा कलेक्शन कर लेता है। डेटा कलेक्शन करने के लिए क्या करता है अपनी सुविधा के अनुसार जिसके साथ ये कंफर्टेबल होता है, जिसके साथ ये पक्षपात रखना चाहता है, जिसके साथ अपने कंफर्टेबल होता है, उनको क्या करता है सिलेक्ट कर लेता है। और जो रिवार्ड राशि एक तरह से कह सकते हैं उनको कुछ बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट इनको भी मिलता है और उस चीज़ का फ़ायदा ये खुद भी उठाता है। तो एक पक्षपाती विधि है जिसको वो अपने हिसाब से, जो शोधकर्ता होता है, जो डेटा कलेक्टर होता है, वो क्या होता है अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से प्रतिदर्श का चयन कर लेता है। दूसरा है सौद्देश्य। सौद्देश्य से मतलब है उद्देश्य सहित। उद्देश्य सहित कहने का मतलब है
जब प्रतिदर्शों का चयन, जब प्रतिदर्श या न्यायादर्श का चयन किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाए तो वो क्या होता है, हमारा सउद्देश्य चयन होता है। कहने का दूसरे शब्दों में अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, हमारा एक विशिष्ट उद्देश्य, एक विशिष्ट समूह को सिलेक्ट कर लिया जाता है। विशिष्ट समूह, विशिष्ट समूह से मतलब है, मान लीजिए कोई कोविड पे, या फिर जैसे हमने पिछले सरल यादृच्छिकरण, इसमें सरल संभाव्य विधि में हमने बात की थी, तो सरल वाले में क्या था, एक स्पेसिफाइड व्यक्ति को सिलेक्ट कर लेते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे सुविधा वाले में क्या था, अपने कंफर्ट के हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक विशिष्ट समूह को, विशिष्ट समूह को मतलब है, विशिष्ट समूह का चयन कर लेते हैं। विशिष्ट समूह चयन से मतलब है, जैसे मान लीजिए उसमें क्लासरूम सिलेक्शन था, ऐसे ही यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई कोविड है, कोई या कोई वैक्सीन है, या कोई दवाई है, मेडिसिन है, मेडिसिन टेस्ट के लिए लोगों के, अलग अलग लोगों की जांच करना, उनका ब्लड टेस्ट लेना, फिर उन पर उनको जांचना कि उसमें कोई बीमारी है या नहीं है, तो उसके बजाय क्या करना, स्पेसिफाइड, मान लीजिए डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो एक स्पेशलिस्ट है, विशिष्ट जो किसी क्षेत्र में डॉक्टर है, तो उस डॉक्टर के पास चले जाना और उससे संबंधित जो हमारे सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट कर लेना। कहने की दूसरी बात है, एक कोई हड्डियों का डॉक्टर है, हड्डियों के डॉक्टर के पास कम से कम 100 या हज़ारों की संख्या में कुछ मरीजों के डेटा कलेक्ट होगा। उस डेटा को शोधकर्ता एक अपने उस पर अधिकार के तौर पर या अपने आपसी संबंधों के आधार पर क्या कर लेता है, उस लिस्ट को या उस डेटा को अपने प्राप्त कर लेता है, और फिर उनसे कंसल्ट करता है और उन पर क्या करता है, एक विशिष्ट प्रक्रिया का लागू करता है, अब शोध करता है। तो वो क्या है, हमारा विशिष्ट ग्रुप को, एक स्पेसिफिक ग्रुप को चूज़ कर लेता है और उस पर क्या करता है, हमारा रिसर्च को प्रोसेस करता है। आगे कोटा न्यायाधीश। कोटा न्यायाधीश एक कोटा, जैसे हम कहते हैं कोटा देना, किसी को रिजर्वेशन देना। उदाहरण के तौर पर जैसे नॉर्मली जो कोई रिजर्वेशन देते हैं, कोई कोटा देते हैं, किसी को स्पेसिफिक व्यक्ति को चूज़ करके उसको बता देना कि आप ही मेरे सैंपल के लिए, आप ही मेरी रिसर्च के लिए स्पेसिफिक व्यक्ति हैं, तो वो क्या है होगा, हमारा एक तरह से कोटा न्यायाधीश होगा। कोटा में एक हम विशिष्टता प्रदान कर देते हैं किसी व्यक्ति विशेष को या किसी समूह विशेष को, जिसके आधार पर उनसे जो क्या है सैंपल चयन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मतदान में क्या करते हैं, कुछ जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि एक विशिष्ट समूह में क्या करते हैं, अपना उठा बैठे इस तरह से, अपना तालमेल इस तरह से बना लेते हैं, और वहीं पे क्या करते हैं, वो उस स्पेसिफाइड व्यक्ति को अपना उप प्रतिनिधि या अपने ग्रुप में, अपनी लीडरशिप, एक लीडिंग टीम में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो वो एक तरह से उनको कोटा प्रोवाइड कर देते हैं, उनको रिजर्वेशन दे देते हैं कि हम अगर ऐसा होगा तो हम आपको इस तरह से फ़ायदा देंगे, या इस तरह का कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं पक्षपात का भी संभावना होती है। दूसरा है आकस्मिक। आकस्मिक से मतलब है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल से मतलब है जब कोई सैंपल चयन करना होता है, सैंपल चूज़ करना होता है, तो इसमें क्या होता है, रैंडमली चूज़ करने की बजाय एक तरफ से, मीन्स मान लीजिए किसी रिसर्च के लिए 100 लोगों की आवश्यकता है, मान लीजिए किसी जो सैंपल है उसमें 100 लोगों की आवश्यकता है। 100 लोगों के लिए ऐसा नहीं होगा कि कोई स्पेसिफाइड ग्रुप होगा। स्पेसिफाइड ग्रुप की बजाय क्या होता है, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, वो कहीं पे भी हो सकता है। मान लीजिए किसी मॉल के बाहर, किसी स्कूल के बाहर,
किसी रेलवे स्टेशन के बाहर, किसी बस स्टॉप के बाहर। तो रैंडमली कोई भी एक तरफ से कोई भी 100 व्यक्ति जो भी सबसे पहले मिले, या एक तरफ से जो भी 100 व्यक्ति मिले, उन पर सैंपल को हमें 100 लोगों का एक डेटा कलेक्शन करना है। तो वो कोई भी हो सकते हैं। तो एक्सीडेंटल मीन्स सबसे पहले एक आकस्मिक तौर पर जो भी व्यक्ति आता रहता है उसको सैंपल के लिए चूज़ कर लेना क्या है, आकस्मिक असंभाव्य प्रतिदर्श चयन विधि है। आगे है स्नोबॉल। स्नोबॉल से मतलब है, स्नोबॉल एक गेम होता है। उसमें क्या होता है, यहाँ से एक स्टेप होता है, एक स्टेप से बॉल को फेंका जाता है, वो नेक्स्ट स्टेप पे जाती है, तो यहाँ से कुछ और चेंज होता है, यहाँ से चेंज होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाती है। तो इस तरह से क्या करना होता है, उसको एक गोल में आके वो इनपुट हो जाती है। तो इसी का चयन है, इसी का तरीका है। जब रिसर्च के लिए सैंपल मान लीजिए ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति से क्या की, एक स्पेसिफाइड चीज रिसर्च हमने सैंपल इस ए को हमने सैंपल बना लिया। फिर ए से ही पूछेंगे कि आपकी जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी में या जो हमारे MLM कंपनी है जो होती हैं, इनके ये क्या करते हैं, व्यक्ति से बात करते हैं, व्यक्ति से फिर और अन्य व्यक्तियों को डेटा कलेक्शन के लिए चूज़ करवाते हैं। मान लीजिए ए से बी को मिला, ए से ही सी को, ए से ही डी को, फिर बी हमारे पास एक सैंपल हो गया, सी हमारे पास सैंपल हो गया, डी हमारे पास सैंपल हो गया। फिर ये पूछेगा इससे डी से आपके भाई कुछ सैंपल दे दीजिए। तो डी से कुछ सैंपल हो सकता है, सी से कुछ सैंपल हो सकते हैं, बी से कुछ सैंपल हो सकते हैं। ये 3 4 10 20 जितने 1 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं। ऐसे ही ये क्या होती है, एक तरह से चेन बन जाती है। जैसे आपने मूवी देखी होगी जय हो मूवी में क्या होता है, आप एक व्यक्ति को कोई आपकी मदद करता है, आप उसको थैंक यू बोलिए, फिर उसको थैंक यू बोलिए, फिर वो जितनों को मिलेंगे उस तरह से वो क्या है, एक चेन बनाते हैं। या साउथ की एक मूवी में भी है। तो उसी तरह से क्या होता है, एक चेन के रूप में, चेन एक कड़ी के रूप में क्या एक आगे बढ़ाता जाना। ऐसे ही रिसर्च जब पहले एक व्यक्ति से, फिर उससे संबंधित और अन्य व्यक्तियों, फिर उन व्यक्तियों से अन्य व्यक्तियों को एक क्या करना है, एक चेन के रूप में, एक कड़ी के रूप में बना देना क्या है, एक स्नोबॉल मेथड है। किसका स्नोबॉल मेथड है, हमारा प्रतिदर्श चयन विधि का। आगे हम बात करते हैं अनुसंधान प्रस्ताव लेखन की। प्रस्ताव लेखन से मतलब है जो हमारी रिसर्च होती है उसके लिए जो हम सिनॉप्सिस देते हैं, ये प्रस्ताव होता है हमारा एक तरह से सिनॉप्सिस से मतलब है जब हम कोई रिसर्च करते हैं या कोई भी हम अपनी चीज़ प्रस्तुत करते हैं, चीज़ प्रस्तुत करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लाभ हानि, उसकी विशेषताएं, उसके गुण, उसके प्रयोग, उसके भविष्य में आने वाली चीज़ों या उसमें प्रयोग की गई जो हमारा मटेरियल है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर रिसर्च के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ये हमारा क्या होता है, प्रपोजल होता है। क्या होता है हमारा प्रपोजल। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, एक शादी की बात करते हैं, शादी में एक क्या करते हैं, प्रपोजल होता है। शादी में प्रपोजल के लिए क्या सबसे पहले क्या बात करते हैं, एक मान लीजिए लड़का लड़की क्या करता है, मीन्स उसका ऑक्यूपेशन, दूसरा उसके क्या बनना चाहता है या आगे क्या ग्रोथ है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें सैलरी, आगे इसमें एक और चीज़ बात कर सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड। आगे हम बात कर सकते हैं इसके टाइम या एज कह सकते हैं, या इसमें हम कह सकते हैं आगे क्वालिफिकेशन। इस तरह की क्या करते हैं, कोई भी प्रपोजल होता है या एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, कोई गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम को लागू करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्राइमरी सर्वे होता है। प्राइमरी सर्वे के बाद क्या करते हैं हम, उसके प्रॉफिट लॉस के बारे में जानते हैं। प्रॉफिट लॉस के बारे में जानकारी के बाद क्या करते हैं, उसके उद्देश्य निर्धारण करते हैं। उद्देश्य निर्धारण के बाद क्या करते हैं, उसका मटेरियल क्या क्या यूज़ होगा, और आगे उसमें कितना एक्सपेंडिचर आएगा। एक्सपेंडिचर से बाद उसके किन लोगों को सहायता होगी, आगे उसके ड्रॉबैक्स, उसके नुकसान क्या होंगे। तो इस तरह क्या है उसके एक जो हमारा प्रपोजल होता है। दूसरी बात, एक एग्जांपल हम इसमें और लेते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट का ये एग्जांपल लेते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, या फिर एक बिल्डिंग की बात करते हैं, ये क्या होता है, जैसे ब्लूप्रिंट हमारे पास होता है, ब्लूप्रिंट होते हैं
जब कोई बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का जो नक्शा होता है तो वो एक नेगेटिव पिक्चर उसमें फॉर्मेट में क्या होता है हमारे पास प्लान होता है, तो वो क्या होता है हमारे ब्लूप्रिंट्स होते हैं। मीन्स उसके जो बेसिक की स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होता है हमारे ब्लूप्रिंट्स होते हैं। तो सिनॉप्सिस क्या होता है हमारा अनुसंधान प्रस्ताव लेखन क्या है, प्रस्ताव क्या है हमारा, एक ब्लूप्रिंट की तरह कार्य करता है। कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग क्या होगी हमारा रिसर्च, और बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स क्या होंगे हमारे, ये होगा हमारा प्रपोजल। मीन्स एक बिल्डिंग के रेफरेंस में देखते हैं, एक कोई बिल्डिंग बनाई है किसी व्यक्ति ने, तो उसमें उसको अपने जो विजिटर्स हैं, जो उसके पर्यटक हैं, उनको घुमाना चाह रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उनके एक ब्लूप्रिंट से एक डिज़ाइन दिखाएगा। डिज़ाइन दिखा के वो क्या करेगा, उनको इम्प्रेस करना चाहेगा कि मेरी बिल्डिंग में इस तरह से प्लान है, इस तरह की नई नई चीज़ें हैं, इस तरह से स्पेसिफाइड किया गया है, इस तरह की इसकी बेनिफिट हैं, इसके नुकसान हैं, इसके लाभ हैं, ये इन लोगों को फ़ायदा दे सकता है, इस तरह से इसमें स्पेशल चीज़ें डाली गई हैं। तो ऐसे ही जो हमारा सिनॉप्सिस होता है, सिनॉप्सिस में क्या बताया जाता है, जो हमारी मेन रिसर्च होती है, रिसर्च का हमारे की पॉइंट्स होते हैं कि उससे किसको फ़ायदे हैं, किसको लाभ हैं, किसको नुकसान है, उसमें कितना खर्चा लगा है। जैसे मान लीजिए एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो एक मूर्ति बनाई गई, प्रतिमा बनाएगी, तो मूर्ति प्रतिमा के लिए उससे क्या लाभ हैं, उसके उसमें कितना खर्च लगा, उसमें क्या मटेरियल हुआ, उससे क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ पे जो पर्यटन है, जो वहाँ पे लोगों का आवागमन है, कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो वो सभी क्या हैं, वो एक प्लस पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, ब्लू प्रिंट्स हैं उस चीज़ के कि आगे आने वाले टाइम में उससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो क्यों का मतलब है उसके प्रॉफिट लॉस या उसके जो हमारे जितनी भी बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर वो आधारित होगा, वो क्या होंगे हमारे अनुसंधान प्रस्ताव लेखन के की पॉइंट्स होंगे। आगे है इसकी विशेषताएं अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले इससे लाभ किसको होगा, मीन्स क्या लाभ होगा इसका। मान लीजिए कोई रिसर्च होगी, रिसर्च से क्या लाभ हो सकते हैं। उपकल्पना तैयार करने के बाद मान लीजिए किसी भाषा पर रिसर्च हो रही है, तो वो क्या आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारा नेक्स्ट जो भी रिसर्च को पढ़ेगा, उस आधार पर अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकता है, जीवन में आने वाली समस्याओं को समाधान कर सकता है, उनके बारे में भविष्यवाणी कर सकता है, या फिर जो वर्तमान चीज़ें हैं, भाषा के संबंधित जो त्रुटियां हैं, उनको दूर कर सकता है। और उसके लाभार्थी कौन होंगे, मीन्स कह सकते हैं अगर रिसर्च में हो सकता है कि आगे आने वाले स्टूडेंट ही उसका लाभ उठाए, या ऐसा हो सकता है उससे टीचर्स को बेनिफिट हो रहा है, या उससे हो सकता है कि एक्चुअल जो लोग हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनको भी उस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। मीन्स संवेदनाओं को समझने के रूप में उसको लागू किया जा सकता है। या जैसे सोशियोलॉजी में, या एक कह सकते हैं अरस्तु या प्लेटो या डार्विन या न्यूटन, इन्होंने कितने सिद्धांत दिए हैं। या भारतीय उसमें देखें तो आर्यभट्ट ने, या कह सकते हैं न्यायादर्श में वात्स्यायन ने, अभिनव गुप्त ने, भामे ने, भरत मुनि ने, कितने ऐसे हमारे सिद्धांत सिद्ध किए हैं, जिनके आधार पर हम क्या करते हैं वास्तविक जीवन में भी, और जो हमारा शास्त्रीय भी जो एकेडमिक लाइफ है उसमें भी, दोनों तरीके से परीक्षार्थी तौर पर भी क्या होते हैं, वो लाभ प्रदान करते हैं। तो पहली चीज़ है लाभ और लाभार्थी। दूसरा है उद्देश्य। उद्देश्यों में कथन महत्व कह सकते हैं, सामग्री, साहित्य सर्वेक्षण और विधि। उद्देश्य क्या होते हैं सर्वेक्षण के, इसमें मीन्स किन आधारों पर ये क्या होता है हमारा प्रक्रिया निर्भर होती है। तो सबसे पहला है हमारा कथन एवं महत्व पर। इसके जो कथन से मतलब है जो हमारे तर्क होते हैं, और इसका क्या महत्व होता है। जो हमारे तर्क होते हैं, जो उपकल्पना होती है, उपकल्पना के आधारित जो जिन तथ्यों को, जिन तर्कों को आवश्यकता होती है, वो कथन, और उनका क्या महत्व होगा। एक तो कहीं ना कहीं लाभार्थी वाला ही उसका क्या महत्व होगा, उन चीज़ों के बारे में जानना क्या है, कथन और महत्व है। दूसरा है सामग्री। जो हमारा रिसर्च करेंगे, रिसर्च के लिए जिन सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, ये हमारी सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकती है और हार्ड फॉर्म में भी हो सकती है। कहने का मतलब है इसमें बुक्स भी हो सकते हैं, लोक प्रवृत्ति भी हो सकती है, लोक प्रचलन या लोक प्रवृत्ति, या लोक कह सकते हैं, लोक भाषा कह सकते हैं, या एक श्रुति कह सकते हैं। जैसे वेदों की अगर बात करें, वेद क्या थे, श्रुति के रूप में थे। श्रुति क्या होती है हमारी, एक जो आख्यान के रूप में थे, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते गए लोग, और उन्हें क्या किया, बाद में संकलित कर दिया गया। तो ये क्या हो सकते हैं, हमारी सामग्री के रूप में हो सकते हैं। दूसरा हार्डकोर में कैसे कह सकते हैं कि चीज़ें
जैसे जो पुरातत्व विभाग में आने वाली चीज़ें हैं, किताबों के अवशेष हैं, पुस्तकों के, चित्रलिपि के, गुफा लेख हैं, ताम्रपत्र हैं, तो या जो बर्तन हैं, खिलौने हैं, उनके कंकाल हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या है, हमारी सामग्री हैं। तीसरी चीज़ है साहित्य सर्वेक्षण। साहित्य सर्वेक्षण के लिए जो हमारा लिटरेचर पार्ट है, लिटरेचर पार्ट या फिर जो लिखित सामग्री है उसका सर्वेक्षण करना क्या है हमारा, एक तरह से साहित्य सर्वेक्षण कहलाता है। चौथा है उसके लिए विधियाँ। जैसे हम विधियों की बात कर चुके हैं रिसर्च के लिए, तो उन विधियों में से विधि चुनना, जो हमारे सैंपल हैं, जो हमारे पास डेटा है, डेटा के अकॉर्डिंग अगर पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन में किस डेटा को, किस विधि को हम चयन करना चाहेंगे, या कह सकते हैं कि जो हमारा ऐतिहासिक विधि है, ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक जो हमारा रिसर्च है, जो हमारा इकोनॉमिक रिसर्च है, इकोनॉमिक रिसर्च में किस विधियों को अपने सिद्धांतों को अपना लागू करेंगे, भाषा के संबंध में किन काव्य शास्त्रीय संबंध बातों को लागू करेंगे, तो वो क्या है, हमारा विधि का चयन करना है। आगे है प्रदत्तों के प्रकार। प्रदत्तों के प्रकार से मतलब है टाइप ऑफ प्रदत्त क्या होता है, हमारा डेटा। जो हमारा प्रदत्त जो होते हैं, जो हमारा डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में हमें प्राप्त हुआ है, तो उस चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जो हमारा प्रदत्त है, जो हमारा डेटा है, उसके जो हमने उपकरण तैयार किए थे, उपकरणों को ध्यान से देखना और उनको समीक्षा करना कि किस तरह का डेटा है। एक सांख्यिकी डेटा है या विवरणात्मक है, वर्णनात्मक है या विचारात्मक है, इस तरह से प्रदत्तों के प्रकार को जानना क्या है, ये है। और विश्लेषण से मतलब है उन प्रदत्तों को अपने ज़रूरत के हिसाब से एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, उनको अपने सिस्टमेटिक तरीके से लगाना, प्रॉपर फॉर्मेट में लगाना, क्रमानुसार, संख्या अनुसार या उनके गुणानुसार, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इस तरह से उनको विश्लेषण करना क्या है, विश्लेषण तरीका है। आगे संगठन या संगठनों की आवश्यकता। अगर जो हमारी रिसर्च होती है उसमें प्रपोजल के लिए किन संगठनों की आवश्यकता आपने ली है या फिर किन भविष्य में आने वाली संगठनों की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए जो हमने रिसर्च की है तो उसमें हम जो वर्तमान चीज़ें हैं, संगठन जो हमने प्रयोग किए उसमें मान लीजिए भारतीय पुरातत्व विभाग हो गया, या फिर जो हमारी केंद्रीय लाइब्रेरी हो गई, कोई सेंट्रल लाइब्रेरी हो गई, कोई इस तरह से कोई रिसर्च के हमारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। वहीं अगर आने वाले टाइम में अगर हम बात करें रिसोर्सेज के लिए विशेष जो हमारे संगठनों की आवश्यकता, कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या आर्कियोलॉजिकल सर्वे का हम हेल्प ले सकते हैं, या फिर किसी अन्य संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का हम सहायता ले सकते हैं, आवश्यकता हमें पड़ सकती है। तो ये जो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं या फिर भविष्य में अपनी रिसर्च में आने के लिए, करने के लिए जिन संगठनों का प्रयोग करना है, वो क्या हमारे संगठनों की आवश्यकता में आएगा। आगे अवधि और धन की आवश्यकता। अवधि से मतलब है काल, जो इंटरवल होता है या टाइम पीरियड होता है। किसी भी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए आपको एक अल्टीमेटम देना पड़ता है, एक टाइम पीरियड देना पड़ता है, जिस टाइम पीरियड के अंदर आपको पूरा रिसर्च के जो हमारा कह सकते हैं कि कोर्स वर्क होता है, कोर्स वर्क के बाद जो हमारा मेन जो रिसर्च होती है वो, तो उसके लिए हमारे पास फिक्स टाइम इंटरवल होता है। फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर हमें पूरा अपने रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग अपनी प्रोग्रेस दिखानी होती है। प्रोग्रेस दिखाने के बाद जो क्या है कि उसमें अपना रिसर्च पेपर देना पड़ता है, थीसिस जो हमें देनी पड़ती है। आगे प्रस्तावक परिचय पत्र एवं साख। प्रस्तावक होता क्या है? प्रस्तावक होता है जो किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, या फिर उस प्रस्तावक कह सकते हैं प्रस्ताव को रखने वाला, प्रस्तुत करने वाला। इसका मतलब है जो हमारे प्रस्तावक होते हैं, प्रस्तावक मीन्स जो हमारे रिसर्च में जो हेल्पफुल हो, मदद कर रहे हैं, उनको उनका परिचय देना, उनके बारे में जानकारी देना, और उनकी साख होती है एक तरह से उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान देना, मीन्स उनको एक इज्जत प्रदान करना। और जो हमने रेफरेंस चीज़ भी एक तरह से बिब्लियोग्राफी कह सकते हैं, या संदर्भ सूची में एक सम्मानपूर्वक उनका जो संदर्भित चीज़ें हैं उनको दर्शाना क्या है, प्रस्तावक परिचय पत्र एवं साख है। आगे हम बात करते हैं प्रदत्त एकीकरण की। प्रदत्त एकीकरण से संबंधित हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा था प्रदत्त संग्रह उपकरण। यहाँ पर क्या था, हमारे संग्रह उपकरण की जो सामग्रियाँ थी उन सामग्रियों से संबंधित था कि उन रिसोर्सेज जो हम होते हैं, जो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको किस तरह से हम एकत्रित करते हैं, उनका एकीकरण करते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा प्रदत्त एकीकरण, मीन्स जो हमारा डेटा होता है, डेटा को कलेक्शन कैसे एक तरह से स्रोत हैं, स्रोत के तौर पर हम कह सकते हैं। इसमें प्रदत्त एकीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? प्रदत्त एकीकरण से क्या होता है, हमारे तर्क बनाने में, उपकल्पना बनाने में, समय बचत में,
धन की बचत में इस तरह से ये कुछ मेन की पॉइंट्स हैं, इनको प्रॉपर फॉर्मेट में सीक्वेंस में लगाने के लिए एक क्या होता है, प्रदत्तों के एकत्रीकरण की आवश्यकता होती है। इसमें दो तरह के प्रदत्त जो हमारे होते हैं, एक होता है हमारा प्राचल, दूसरा होता है हमारा स्टैटिकल। प्राचल वो होते हैं मतलब जिसके आधार पर हम कोई उपकल्पना तैयार करते हैं। उपकल्पना मीन्स मान लीजिए हवा है, हवा के बारे में हम इतना जानते हैं कि यह है हमारे सांस लेने के लिए कुछ आवश्यक तत्व है, या जिसकी सहायता से हम जीवित रहते हैं, हम सांस लेते हैं, या एक ऐसी कह सकते हैं एक भौतिक चीज़ है जिसके बिना हमारा जीवन असंभव है। तो ये एक वायु के बारे में एक अवधारणा है कि कुछ इस तरह से कोई गैस उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन स्टैटिकल डेटा हमारा वो होता है जो हमारे तर्क उपकल्पना का परिणाम होता है, और वो क्या होता है, उसके तथ्यों को जानकारी निकालता है, तथ्यों का जानकारी। कहें दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो वायु के जो आवश्यक घटक हैं, वायु में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, सल्फर भी होती है, बहुत सारी गैसें हैं। लेकिन वायु में भी ऑक्सीजन में भी H2 जो हमारा O2 होता है, O2 O3 O1 मीन्स O2 O3, इस तरह से जो यौगिक हैं उन यौगिकों की पहचान करना, एक स्पेसिफाइड उनको एक्सपेरिमेंट करके, उन पर प्रयोग करके, निरीक्षण करके उन भौतिक तथ्यों को एक सिद्धांत के रूप में सिद्ध करना, निर्धारित करना क्या है हमारा रिसर्च है। तो वो किस आधार पर होता है, उपकल्पना के आधार पर, तर्क के आधार पर। तो यही चीज़ें हैं, भौतिक तथ्यों को एक सिद्धांत के तौर पर लागू करना क्या है, प्रदत्त एकीकरण उसमें एक सहायक तत्व होता है। तो इसकी जो विधियों की बात करें तो विधियों में दो तरह की हो सकती है, व्यक्तिगत विधि और दूसरा है वस्तुगत विधि। व्यक्तिगत विधि से मतलब है जब किसी व्यक्ति से जो प्रदत्त एकत्रित किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो वो क्या होती है, हमारी व्यक्तिगत विधियाँ कहलाती हैं। दूसरा है हमारा वस्तुगत। वस्तुगत से मतलब है जिनके रिसोर्सेज, जो हमारे चीज़ें हैं, नॉन लिविंग चीज़ें हैं, भौतिक जो चीज़ें हैं वो होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा वस्तुपरक होती है। तो व्यक्तिगत में बात करते हैं, व्यक्तिगत में क्या होता है, अवलोकन विधि। अवलोकन विधि से मतलब है ये क्या होता है हमारा, हमने गुणात्मक और परिणामात्मक जैसे हमने पढ़ा था, ये क्या है, हमारी गुणात्मक विधि है, गुणात्मक डेटा है, गुणात्मक। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के गुण, उसके व्यवहार, उससे संबंधित मीन्स कोई व्यक्ति किसी के सामने बैठा है, या एक व्यक्ति मान लीजिए है एक सीट पर बैठा हुआ और सामने पानी भरा हुआ है, तो या कोई बच्चा है, बच्चा बैठा हुआ है, आराम से देख रहा है, बच्चे के सामने से कोई पानी में से निकल के जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है, उनको सीख रहा है, वो देख रहा है कि सामने पानी में गिरने की वजह से एक व्यक्ति को चोट लग गई, वो नीचे चला गया, उसको चोट लगी, तो वो क्या करेगा, दूसरा व्यक्ति जो आएगा उसको वो बताएगा कि आप इधर से न जाके उधर से चले जाएं। तो उसने क्या किया, अवलोकन किया, उसने कोई ध्यान नहीं, इतना कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को उसने सीखा। तो एक बिना इन्वॉल्व हुए भी उसने क्या किया, उसके व्यवहारों को निरीक्षण किया। मीन्स गहन तौर पर जब हम किसी चीज़ को निगरानी में रखते हैं तो वो क्या होता है, हमारा अवलोकन। तो एक गुणात्मक तौर पर किसी की क्रियाओं को या गतिविधियों को जानना या पहचानना क्या है, हमारा अवलोकन विधि है। दूसरा है व्यक्तिगत साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार से मतलब है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन, ये दोनों एक दूसरे के सामने एक बैठ के क्या करते हैं, एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में साक्षात्कार होता है, प्रश्नावली होती है, प्रश्नावली के आधार पर आपस में बातचीत करते हैं और उन प्रश्नावली को फिल करते हैं। ये क्या होता है, हमारा साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है। दूसरा होता है टेलीफोन। ये व्यक्ति दिल्ली में है, ये व्यक्ति मुंबई में है, ये क्या करेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे। फ़ोन पे बात करने के बाद क्या करेंगे, यही वही तरीका होता है। यहाँ पर क्या होता है, सीधे जो सिंक्रोनस होती हैं चीज़ें, कम्युनिकेशन सिंक्रोनस होता है, पर यहाँ पर क्या होता है, आमने सामने नहीं होते, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते, परोक्ष रूप से होते हैं। परोक्ष रूप से होने के बाद ये एक ऑडियो बेस्ड क्या होगा, इंटरव्यू होगा। मीन्स दूर बैठ के जब हम बात करते हैं, बातचीत के आधार पर अपने प्रश्नों के बारे में जानकारी लेते हैं, उनका अनुभवों को, उनके सफलता के संघर्षों को जानना, या कोई भी चीज़ से संबंधित डेटा कलेक्ट करना, वो क्या है, हमारा टेलीफोनिक साक्षात्कार है। आगे है मेल प्रश्नावली। मेल प्रश्नावली में क्या होता है, यहाँ पर ये ऑडियो बेस्ड है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट बेस्ड।
या फिर कह सकते हैं विजुअल बेस्ड। और ये सबसे पहले क्या था हमारा व्यक्तिगत में, ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल मीन्स यहाँ पर आवाज़ भी आएगी, देख भी सकते हैं। यहाँ पर मात्र आवाज़ आएगी, देख नहीं सकते। यहाँ पर मात्र देख सकते हैं, टेक्स्ट को भी आवाज़ नहीं सुन सकते। तो ये क्या है, टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन का एक मेथड हम कह सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी प्रश्नावली। इसमें क्वेश्चन जो होते हैं हमारे लिखित, हम कह सकते हैं क्वेश्चन लिख के भेजते हैं, सामने से क्या होता है, रिप्लाई आता है। और उस मेल के प्रोसेस को या चैट बॉक्स को क्या कहते हैं, हम ट्रेल बोलते हैं, TRAIL, ट्रेल। तो ये क्या होता है, एक तरह से चैट होती है, या इस एक मेल के रूप में हम उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। अनुसूची से मतलब है डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे इसमें होता है। इसमें भी ऐसे इसी तरह कुछ ऑडियो विजुअल की तरह ही कार्य होता है। इसमें क्या होते हैं, एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है, वो क्या करता है, डेटा कलेक्शन करता है। इसको क्या बोलते हैं, गणक, अनुगणक। अनुगणक, सॉरी, अनुगणक नहीं, प्रगणक, इसको बोलते हैं प्रगणक। प्रगणक का कार्य होता है, जैसे मान लीजिए इसने एक फॉर्मेट बना रखा है, मेल फीमेल, और यहाँ पे इसने ग्रुप्स बना रखे हैं 20 से 30, 30 से 50, 50 से 60। तो ये किसी एरिया में सर्वे कर रहा है, सर्वे में एक घर में जाता है और इसने एक टेबल बना रखी है। तो इस टेबल में ही क्या करता है, डेटा को कलेक्शन करता है। यहाँ पे पूछता है 20 से 30 लोग एज के कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे डेटा आता है 2, यहाँ पे आता है 0, यहाँ पे आता है 1, मीन्स ये बुजुर्ग हो गया, ये युवक हो गए। ऐसे ही फीमेल में, इसमें भी 2 हो गए, इसमें हो गया 1, इसमें हो गई 0। तो ये क्या है, इस तरह से एक डेटा को करता है। इसको जो ये डेटा कलेक्शन करता है, क्लोज्ड मेथड होता है। क्लोज्ड मेथड से मतलब है इसके क्वेश्चन सीमित होते हैं और इन्हीं सीमित क्वेश्चनों में ये अपने डेटा को फिल करता है। जब ये डाटा ऑनलाइन ई फॉर्मेट में इसको अपडेट कर दिया जाता है। ई फॉर्मेट में अपडेट करने से मतलब है, पहले जो डेटा होगा वो नॉर्मली होगा, उसको ई फॉर्मेट में अपने इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपलोड कर देना, क्या है, अनुसूचियों में भर देना है। और ये कार्य कौन करता है, प्रगणक द्वारा किया जाता है। ई फॉर्मेट में उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपलोड कर दिया जाता है। दूसरा है हमारा व्यक्तिगत, जो हमारा प्रदत्त एकत्रीकरण है। व्यक्तिगत में होता है हमारा क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण से मतलब है, मान लीजिए कोई ऐतिहासिक शोध है, ऐतिहासिक शोध में क्या करता है व्यक्ति, जो पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, फील्ड होता है, मान लीजिए कोई साइट है, रिसर्च साइट पे विजिट करेगा और डेटा कलेक्शन करेगा, अपने संबंधित चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। दूसरा है शोध। शोध से मतलब है उसके हिस्ट्रिकल, उसकी प्रेजेंट या उसके संबंधित रिसर्च, रेफरेंस रिसर्च के बारे में जानकारी लेना, क्या है, शोध करना है। मीन्स एक शोध के बारे में उपकल्पना को एक विश्वसनीय बनाने के लिए क्या किया जाता है, शोध कार्य किया जाता है। तीसरा है अवलोकन। अवलोकन एक तरह से यही तरीका है, यहाँ पर भी ये होता है। अवलोकन से मतलब है चीज़ों को अवलोकित करना, उनका निरीक्षण करना, उनको ध्यानपूर्वक देखना, उनके बारे में तर्क वितर्क के एक तथ्य अवधारणा बना के उन पर अनुमान लगाना, क्या है, अवलोकन कह सकते हैं। आगे है तुलना परख। तुलना परख से मतलब है हमें कोई चीज़, एक चीज़ प्राप्त होती है, एक चीज़ को इसके किसी के रेफरेंस में, किसी अदर चीज़ के रेफरेंस में रखना या उसके कंपैरिजन में रखना, उसकी तुलना करना, क्या है, तुलना परक विधि है। आगे है ऐतिहासिक बोध। ऐतिहासिक बोध से मतलब है कोई जो हमें चीज़ प्राप्त हुई है, कोई पुस्तक प्राप्त हुई है या कोई मटेरियल प्राप्त हुआ है, तो उस मटेरियल पे कुछ वैज्ञानिक शोध करके उसके एज का प्राप्त करना। जैसे कोई कार्बन का कोई फॉर्मेट है, कार्बन के फॉर्मेट को उस पर C33 या C53 कुछ इस तरह की कुछ कार्बन की कुछ कंपाउंड डाले जाते हैं, जिससे उसके एक अप्रोक्स एज का पता चल जाता है कि ये कोई चीज़ें कितनी पुरानी है। जैसे कंकाल या फिर कोई पुस्तक है या फिर कोई शिलालेख वगैरह, उन पर ये एक्सपेरिमेंट डाला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।